जय हिंद एवरीवन। दी शुभम कुमार पांडे। वेलकम टू शुभम शिक्षा 2.0। तो आ गए हम लोग लेकर के वन शॉट सीरीज, जिसमें हम लोग जैसा कि हमने स्ट्रेटजी में बात करा था कि इस वन शॉट सीरीज में हम पूरा के पूरा चैप्टर को एक बार में शॉर्ट में ख़त्म करेंगे। जिससे क्या होगा कि बचे हुए टाइम में बच्चे को मेरे द्वारा सारा लेक्चर ही मिल जाएगा और मुझे ज़्यादा दिन टाइम भी नहीं लगेगा उसको अपलोड करने में। इसलिए हाँ, मुझे होती है 6-7 घंटा लगता है पीडीएफ को बनाने में, 10 घंटा लगता है, जैसे कि इसी को बनाने में लगभग करीब करीब 10 घंटा का समय लग गया। कोई बात नहीं, इसको ऐसे करके मैं अरेंज कर करके क्या करूँगा कि आपका सारा चैप्टर का एक वन शॉट बना के रख दूंगा। जिसको आप क्या करिए, या तो उसको पार्ट बाय पार्ट देख लीजिए। पार्ट बाय पार्ट तो होगा नहीं, 3 घंटा होगा तो मान लीजिए कि आप एक बार बैठे तो 1 घंटा देख लिए, फिर दूसरा घंटा, फिर तीसरा घंटा देख सकते हैं ऐसे करके। या फिर आप चाहें तो एक चैप्टर को पर डे 3 घंटा देख करके ख़त्म कर सकते हैं। ये बेनिफिशियल कब होगा? जो ये चैप्टर पढ़ेगा, अगर चैप्टर अपने शुरू से भी नहीं पढ़ रखा है उनके लिए भी है, और जो पढ़ लिया है जिन्होंने, उनको अगर रिवाइज करना है तो क्विक रिवाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1.5 या 2 के स्पीड पे देख सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 के स्पीड पे देखना इतना पॉसिबल होगा, बिकॉज मैं खुद 2 के स्पीड से पढ़ाता हूँ। ठीक है, सो जैसा भी हो आप लोग देख सकते हैं। और ये 3 घंटा का जो सीरीज होगा उसमें एनसीईआरटी का पूरा के पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेंड होगा। इसका बाद क्या बात है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा पूरा के पूरे बोर्ड तक। ठीक है, इवन कि एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा मेरे वीडियो देखने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन इन वन शॉट। ठीक है, और कोई आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए और डाउट हो अगर, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 7488654738, और यू कैन इवन डू अ कॉल, लेकिन टाइम पे कॉल कीजिएगा। समझ गए? चलिए चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। देखिए दोस्त, सॉल्यूशन क्या होता है कि मान लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि देखिए कि एक पीपीएम, पीपीएम क्या है, यानी कि आपका तौलने का यूनिट है। ठीक है, इसे जैसे एक्सप्रेसिंग टर्म है पीपीएम। ठीक है, तो 1 पीपीएम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 1 पीपीएम फ्लोराइड आयन लिए हैं, तो वो वाटर में अगर रखते हैं तो उससे क्या होता है, टूथ यानी दांत झड़ने से बचता है। वहीं 1.5 पीपीएम ले लेंगे तो दांत गल जाएगा, और उसका हाई कंसनट्रेशन लेंगे तो वो पॉइजनस हो जाता है, जैसे कि NaF2 सोडियम का जो आता है, NaF2। ठीक है, सोडियम डाइफ्लोराइड, वो क्या होता है, एक पॉइजनस पॉइजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैट पॉइजन। क्या होता है ये? रैट पॉइजन होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेस इन बॉडी अकर इन सेम काइंड ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। तो देखिए सोल्यूशन पढ़ने इसलिए ज़रूरत है, बिकॉज देखिए ना कि 1 पीपीएम यूज किए तो टूथ यानी कि हमारे दांत को प्रिवेंट किया, और 1.5 पीपीएम इस्तेमाल कर लिए तो दांत को गला दिया। उसका हाई कंसनट्रेशन और ले लिए तो एक रेड पॉइजन का काम करने लगा। तो सोल्यूशन पढ़ना इसलिए इतना ज़रूरत हो पाता है। ठीक है, हमारा बॉडी में इतना ही प्रोसेस हो रहा है, वो सारा का सारा क्या है कि लिक्विड सोल्यूशन के तौर पे हो रहा है। ठीक है, सोल्यूशन आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट। सोल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट का। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए होमोजेनियस का मतलब होता है क्या, कि मीन्स की कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। मान लेते हैं कोई हम पानी एक गिलास उठाए, तो पानी का लास्ट यानी इंड में जो जो इसका प्रॉपर्टी होगा पानी का, वही इसके बॉटम में, वही इसके यानी कि शुरुआत में जब भी हो, हर एक पॉइंट पे पानी का जो प्रॉपर्टी होगा उस गिलास में सेम होगा, तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस है। नहीं तो डिफरेंट। मान लेते हैं कि इसमें चीनी डाले और तुरंत नीचे चल के देखने लगे बॉटम में, तो बॉटम में तो थोड़ा अभी मीठा हो चुका होगा, लेकिन ऊपर उतना नहीं हुआ होगा जब तक उसको स्टीर नहीं करेंगे, यानी घुलाएंगे नहीं। समझे? तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस, नहीं बोलेंगे। जब पूरा घुल जाएगा, यानी कि सारा का सारा बल्क में यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाएगा, तो बोलेंगे इसको होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, उसी तरह बात करें सॉल्वेंट का। देखिए सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज हाईली कंसंट्रेटेड इन अ सॉल्यूशन एंड डिटरमाइन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट एक ऐसा चीज़ है जो सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा होता है, और वही डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। यानी कि आप पानी में नमक डाल रहे हैं, तो पानी ही डिसाइड करेगा कि उसका जो सॉल्यूशन यानी उसका लास्ट का जो सॉल्यूशन बनेगा, क्या वो सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा। पानी क्या है? लिक्विड है, इसलिए सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड होता है। समझ गए? सॉल्यूट क्या होता है? लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है, मिलके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सॉल्वेंट इज हाईली कंसंट्रेटेड इन सॉल्यूशन एंड डिटरमाइन इट्स फिजिकल स्टेट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट कैसा होगा, कौन डिटरमाइन करता है? तो सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। ठीक है, जो ज़्यादा होगा वही डिटरमाइन करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है।
ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, जो दो या दो सिर्फ दो कंपोनेंट्स हो उसको बाइनरी बोलते हैं। उसी तरह मोलर होता है एक कंपोनेंट, बाई मोलर यानी दो दो मोल, सेमी मोलर मतलब कि 1/2, डेसी मोलर मतलब 1/10 और सेंटी मोलर मतलब कि 1/100। लगता है PDF अरेंज करने में थोड़ा इधर उधर हो गया, इसी कारण यहाँ पे आ गया ये, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। आपके एनसीईआरटी में फर्स्ट पार्ट क्या था, इंट्रोडक्शन। हमने इंट्रोडक्शन ले लिया। इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ लिया कि सॉल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। देखिए टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आपका एक टेबल नंबर 2.1 दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, जिसमें कि दिया हुआ है कि सॉल्यूशन तीन टाइप का होता है, एक होता है गैसियस, एक होता है लिक्विड, एक होता है सॉलिड। देखिए जो सॉल्यूशन बोले ना, यानी कि गैसियस सॉल्यूशन बोल रहा है मतलब इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन बोल रहा है मतलब कि लिक्विड क्या होगा, इसमें सॉल्वेंट होगा। और सॉलिड सॉल्यूशन बोल रहा है इसमें मतलब कि सॉल्वेंट क्या होगा, इसमें सॉलिड होगा। ठीक है, तो गैस में गैस घुलने का क्या प्रक्रिया है, जब मान लेते हैं कि मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। गैस में लिक्विड कैसे घुलेगा, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। जो एरो बनाया गया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि गैस में सॉलिड को कैसे घुला सकते हैं, कम जैसे कि कैम्फर्ट इन नाइट्रोजन गैस। लिक्विड को सॉल्यूशन तो आपको याद हो सकता है, चलो पानी में गैस कैसे घुलाएंगे, तो CO2 इन वाटर, CO2 इन कोल्ड ड्रिंक आप सुने होंगे। ठीक है, उसके बाद लिक्विड में लिक्विड कैसे सुनाएंगे, शराब, एयर होता है ना, सोडा वाटर जो भी हो। लिक्विड में सॉलिड कैसे घुलाएंगे, चीनी पानी, ग्लूकोज पानी जो भी हो। अच्छा, सॉलिड में बात करें, सॉलिड में गैस घुलाना है तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। लिक्विड सॉलिड में लिक्विड घुलाना है तो अमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम। और सॉलिड में सॉलिड तो क्या हो जाएगा, मेटल, जो एग्जांपल होता है। तो आपको ये चार इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि गैस में लिक्विड का एग्जांपल, गैस में सॉलिड का एग्जांपल, उसके बाद सॉलिड में गैस का एग्जांपल और सॉलिड में लिक्विड का एग्जांपल। ये चारों इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज बाकी तो आप सोच सकते हैं, ये चारों का याद रखना पड़ेगा कि गैस में लिक्विड क्या होता है, क्लोरोफॉर्म मिक्स विथ नाइट्रोजन गैस। ऐसा एग्जांपल सब पूछा जाता है कभी कभी, एक नंबर में जो आपका ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें ऐसा पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एक्वा सोल्यूशन क्या होता है। देखिए जो सोल्यूशन में सिर्फ पानी हो उसको बोलते हैं हम लोग एक्वा सोल्यूशन। नॉन एक्वा सोल्यूशन क्या होता है, जो सोल्यूशन कंटेनिंग सॉल्वेंट अदर देन वाटर, जिसमें घुलता है आदमी, जो भी घुलता है, सॉल्यूट जिसमें घुलता है यानी सॉल्वेंट में, अगर सॉल्वेंट पानी के अलावा कुछ और है उसको बोलेंगे नॉन एक्वा सोल्यूशन। अनसेचुरेटेड की बात करें तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला जा सकता है उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड। और सेचुरेटेड सोल्यूशन मतलब इसमें और कोई और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते। मतलब एक मान लेते हैं कि एक गिलास पानी लिए उसमें चीनी डाल रहे हैं, तो चीनी डालने का एक सीमा होगा ना, उसके बाद चीनी नहीं घुलेगा। तो वो जो सीमा होता है उसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि सॉरी सेचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि उसके बाद आप चीनी नहीं डालेगा उसमें किसी भी टेम्परेचर पे, सॉरी मतलब सेम टेम्परेचर पे क्या होगा, अब चीनी उसमें ऐड नहीं किया जा सकता है, उसको बोलेंगे हम लोग सेचुरेटेड। और उसी टेम्परेचर पे अगर और चीनी ऐड किया जा सकता था उसको बोलते हैं हम लोग अनसेचुरेटेड, यानी कि इसमें चीनी और घुल सकता है तो अनसेचुरेटेड, और नहीं घुल सकता तो सेचुरेटेड। सिर्फ चीनी ही नहीं, कोई भी सॉल्यूट अगर किसी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन में और घुल सकता है तो अनसेचुरेटेड, और नहीं घुल सकता है तो सेचुरेटेड। ठीक है, चलिए फिर अब बात करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में। देखिए सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज रिलेटिवली लार्ज, जिसमें ना सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो जाए उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड, और जिसमें सॉल्यूट क्या हो बहुत कम हो उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड। ठीक है, इसीलिए कभी कभी सुनते होंगे कि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पानी में एसिड डालते हैं ना कि एसिड में पानी, समझ गए, तो क्या बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड को सुने हैं क्या, वो काफ़ी कितना हो जाएगा समझ रहे हैं, उसमें कितना मात्रा में क्या हो जाएगा सो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इसको मैं फास्ट पढ़ाऊंगा बिकॉज ये टर्म जो है आपने मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा, फिर भी मैं ये वादा करता हूँ कि आपका एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, इसमें एक पॉइंट भी नहीं छूटेगा सॉल्यूशन चैप्टर का, ताकि आपको एनसीईआरटी बुक दोबारा देखना ना पड़े। ठीक है, चलिए तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म में पहला आता है आपका, इसमें क्या होता है कि कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब बाय एक्सप्रेसिंग देयर कंसंट्रेशन, कि एक सॉल्यूशन का क्या कंपोजिशन है कैसे बता सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन टर्म जान के। जैसे पहला आता है मास परसेंट, तो मास परसेंट मतलब क्या होता है कि मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। पहले तो क्या करिए कि मास ऑफ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि कंपोनेंट क्या है उसमें, जैसे कि मान लेते हैं कि सॉल्यूट क्या डाला गया है, ग्लूकोज डाला गया है ना, तो ऊपर ग्लूकोज होगा, नीचे क्या है टोटल सॉल्यूशन का मास, यानी मास ऑफ ग्लूकोज बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए, तो अगर मान लेते हैं कभी एग्जाम्पल देखिए कि लिखा हुआ है कि 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज इन वाटर, मतलब क्या होगा कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम पानी मिला करके हम 100 ग्राम का सोल्यूशन बना रहे हैं।
बात समझे। 10% ग्लूकोज इन वेट बाई वेट रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज हम 90 ग्राम पानी में मिला करके 100 ग्राम का सोल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जैसे कमर्शियल ब्लीचिंग होता है, उसमें क्या होता है 3.62 वेट बाई वेट परसेंट ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन H2O। पानी में क्या कहता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का 3.62 वेट बाई वेट का इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल ब्लीचिंग में। ठीक है, ब्लीचिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है इस कंसंट्रेशन टर्म का। ठीक है, दूसरा टर्म आता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें क्या होता है देखिए, इसमें क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कभी आपको दिया रहा है कि 10% इथेनॉल, इसका मतलब होता है 10 ml इथेनॉल 90 ml पानी में घुलाया गया है। ठीक है, तब जाके 100 ml का सोल्यूशन बना है। 35% वेट बाई वेट इथिलीन ग्लाइकोल का मतलब क्या होता है कि 35% वेट बाई वेट इथिलीन ग्लाइकोल का मतलब कि यूज इन कार एज एन एंटी फ्रीज। 35% जो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का आता है इथिलीन ग्लाइकोल, उसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग एंटी फ्रीजेंट के तौर पे, जो कि क्या करता है इंजन को कूल करता है, और इतना कूल कर देता है कि फ्रीजिंग पॉइंट को, पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को माने 17.6 डिग्री से घटा देता है। समझे, इतना तक ले जाता है। कितना कितना कूलेंट है, कितना बड़ा एंटी फ्रीज है, समझ सकते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल का 35% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। 35% वॉल्यूम मतलब समझे क्या हुआ कि 35 ml इथिलीन ग्लाइकोल 65 ग्राम पानी में, सॉरी 35 ml इथिलीन ग्लाइकोल 65 ml वाटर में मिलाया गया है। समझ गए। चलिए अब बात करते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंट, यानी कि W बाई V। देखिए, यूनिट विच इज कॉमनली यूज इन मेडिसिन एंड फार्मेसी, इसको क्या इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन में या फार्मेसी में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, चलिए फिर अगला टर्म आप जो शुरू में देखे हैं PPM, वो क्या होता है, सॉरी PPL लिखा गया, यहाँ पे PPM होता है। ठीक है, PPM क्या होता है, व्हेन सॉल्यूट इज वेरी लेस अमाउंट, जब सॉल्यूट बहुत ही कम मात्रा में हो उसको PPM बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का कितना पार्ट मिलाया गया डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट, सभी कंपोनेंट का कितना पार्ट था उसमें कितना पार्ट मिलाया गया डिवाइडेड बाई सभी कंपोनेंट का पार्ट इंटू 10⁶। 10⁶ इस्तेमाल करते हैं PPL निकालने के लिए। PPL नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे होगा आपका PPM, पार्ट्स पर मिलियन। तो अब मिलियन से याद रख सकते हैं कि 10⁶ चलता है। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मोल फ्रैक्शन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए इसको मैंने रेड से लिखा है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग थोड़ा सा हल्का एक्स से की तरह लिखते हैं, और एक्स का मान क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। पहले क्या हो रहा था, सीधे कंपोनेंट ला रहे थे, अब क्या कर रहे हैं उसका मोल भी उसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। मान लेते हैं कि अगर एन ए अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए है और एन बी जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं अगर हम ए का निकालेंगे, तो ए का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। और बी का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। ऐसे करके क्या होता है, हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक और बात क्या याद रखना है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन कितना भी कंपोनेंट हो जाए सबका जोड़ करके एक ही आएगा, बिकॉज एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। आपको नहीं विश्वास है तो आप क्या करिए, इस इक्वेशन को जोड़ कर देख लीजिए। जोड़िएगा तो क्या होगा, LCM क्या आएगा, LCM आ जाएगा आपका, वेट अ मिनट लेट मी टेक अनदर पेन। ठीक है, आपका LCM आ जाएगा, यहाँ पे गौर करिएगा, तो LCM आ जाएगा आपका NA प्लस NB। जब LCM ये आ गया तो ऊपर क्या हो जाएगा, NA प्लस NB, और दोनों को जो आप डिवाइड करिएगा तो यू विल गेट 1। इसीलिए सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ गए, समझ गए सर। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मोलैरिटी के बारे में। देखिए, मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है कि इट डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि एक कितना सॉल्यूट है 1 लीटर सोल्यूशन में, उसको बोलते हैं मोलैरिटी। 1 लीटर के सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको बोलते हैं मोलैरिटी, और लिखते हैं हम लोग NB बाई V। और NB हम लोग जानते हैं, NB क्या है, मोल है, मोल ऑफ B है, तो मोल ऑफ B क्या होता है, मास ऑफ B डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ B। अरे आप जानते हैं ना, मोल क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट।
तो वही तो लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट यानी मास वेट बाय वेट ऑफ बी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी, जो कि हो गया एन बी, और एन बी बाई भी हो गया, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज वॉल्यूम को हमेशा मास को हमेशा केजी में रखना होता है। तो इसका जो हमारा यूनिट हो जाता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स। देखिए ये क्या है, हमारा मोल है और ये क्या है, लीटर इनवर्स है। लीटर नीचे लगा हुआ इसलिए इसका यूनिट होता है मोल लीटर इनवर्स होता है। अब बात करते हैं मोलैलिटी के बारे में। देखिए दोनों कंफ्यूजिंग टर्म है इसलिए याद कर लीजिए। मोलैलिटी क्या होता है? कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर पानी में। अब ये क्या बोलता है कि डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये बात हमेशा गांठ मान लीजिए कि मोलैलिटी क्या होता है सॉल्यूशन के लिए, लेकिन मोलैलिटी क्या होता है सॉल्वेंट में। 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है उसको बोलते हैं मोलैलिटी। गौर करिएगा, सॉल्यूशन नहीं है ये, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। समझ गए? जहाँ जहाँ बच्चे चूकते हैं मैं आपको गौर कराते चलूँगा ताकि आप ना चूकें, ठीक है। तो जो एम होता है इसको, इस मोलैलिटी को एम को लिखते हैं हम लोग स्मॉल एम से, और स्मॉल एम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझ गए? तो इसको लिखते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को एन से और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी को डब्ल्यू से। तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है? डब्ल्यू ए बाई ए में क्या हो गया? एन हो गया। अरे यार अभी ने बताया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ए क्या हो जाएगा? मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। तो मास को हम लोग वेट से लिख देते हैं, तो डब्ल्यू बाई ए डिवाइडेड बाई एम ऑफ ए ये लिखा हुआ है। और वेट ऑफ बी क्या होता है? वेट ऑफ बी हमारा सॉल्वेंट का वेट है जो कि केजी में होता है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर। तो इसका जो यूनिट होगा वो होगा मोल केजी इनवर्स। उसका क्या था? मोल लीटर इनवर्स। तो आप ऐसे ही पहचान सकते हैं। उसको बोलते हैं मोलड, इसको बोलते हैं मोलल, एल एल मोलल। ठीक है। देखिए मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन जो होता है डू नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। देखिए मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है टेम्परेचर से, लेकिन मोलैलिटी चेंज हो जाता है टेम्परेचर से, बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर बट मास डज नॉट। इस बात को याद रखिए कि मोलैलिटी में क्या आता है? वॉल्यूम आता है, और जब भी वॉल्यूम वाला बात आएगा तो क्या हो जाएगा? डिपेंड करेगा किस पे? टेम्परेचर पे। ठीक है। तो सिर्फ एक टर्म आता है मोलैलिटी जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बाकी सब टर्म डिपेंड नहीं करता है। यानी जो जिसमें मास होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा, जिसमें वॉल्यूम होगा वो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर होगा। ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मलिटी का। देखिए नॉर्मलिटी क्या होता है? नॉर्मलिटी होता है कि डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में। तो आपने 11th में पढ़ा होगा ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूशन। मुझे याद है सर कि आपको भी नहीं याद था और मुझे भी नहीं याद है अभी। ठीक है। तो एन क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? डब्ल्यू बी बाई ई बी। अब ये कहाँ से आ गया उसको थोड़ा देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास क्या होता है। पहले ये देखिए, इक्विवेलेंट मास होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर होता है। और एन फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग? एसिड का होता है बेसिसिटी से, बेस का होता है एसिडिटी से, सॉल्ट का होता है कितना चार्ज है कैटायन का पॉजिटिव चार्ज, उससे हम निकालते हैं हम लोग एन फैक्टर। तो बेसिसिटी क्या होता है? कितना H प्लस दे सकता है। बेसिडिटी क्या होता है? कितना OH माइनस दे सकता है। और साल्ट में क्या है कि H हम लोग पॉजिटिव चार्ज गिन लेंगे कैटायन का, बस वही हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट। और वहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग? ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और वहाँ से क्या कर देंगे? ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूशन, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। समझ गए? समझ गए सर। चलिए, तो यहाँ पे कुछ फार्मूला है इंपॉर्टेंट जो कि वो क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। वो क्वेश्चन बनाने में काम क्या क्या फार्मूला आएगा? पहला है आपका N1V1 इजकल टू N2V2, यानी कि इनिशियल नॉर्मलिटी इंटू इनिशियल वॉल्यूम इजकल टू फाइनल नॉर्मलिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम। उसी तरह M1V1 इजकल टू M2V2 भी होता है, जिसमें मतलब क्या होता है कि इनिशियल मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इनिशियल इजकल टू फाइनल मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम फाइनल। ठीक है, ये भी होता है। और एक फॉर्मूला होता है कि टोटल मोलैरिटी क्या हो जाएगा? स्मॉल m मतलब कि मास हो गया, यानी M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 इज मोलैरिटी। ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है जिसमें कि डेंसिटी लगा होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि मोलैरिटी इज इक्वल टू
डी सॉल्यूशन इन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू परसेंटेज बाई वेट इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट। ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसलिए मैं इसको रेड से मार्क करके लाया हूँ। आप इसको छाप लीजिएगा और रट जाइएगा, बिकॉज इससे क्वेश्चन आ जाएगा। मान लीजिए कि आपको इसी से क्वेश्चन दे दे और आपको मोलरिटी के डिफिनेशन वाला से क्वेश्चन ना दे, कि आपको डेंसिटी निकाल के दे दे, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू परसेंट बाई वेट डिवाइडेड बाई मोलिकुलर वेट इंटू 10। समझ गए? अच्छा, और क्या रिलेशन है? मोलालिटी जो होता है वो होता है 1000 m डिवाइडेड बाई m इंटू एम बी माइनस 1000 डी। जहाँ पे आपको एम बी जो दिख रहा है वो क्या है? सॉल्वेंट का मास है। m क्या है? आपका मोलालिटी है। और आपका कैपिटल M क्या है? मोलालिटी है। स्मॉल m क्या है? आपका मोलालिटी है। ठीक है, उसी तरह मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी में क्या डिफरेंस है, उसका क्या रिलेशन है कि मोलालिटी जो होता है मोल फ्रैक्शन इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मतलब कि जैसे कि दो कंपोनेंट है अगर, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इंटू मास ऑफ फर्स्ट। समझ में आया? ऐसा इसका क्या है फॉर्मूला सब लगा हुआ है, इसलिए मैं फार्मूला को अरेंज कर दिया ताकि आप इसको रट जाइए। नाउ विल टॉक अबाउट सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या होता है, यहाँ पे समझिएगा। सॉल्युबिलिटी क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो अमाउंट है वो मिलाया जा सकता है किसी सॉल्वेंट में किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस क्या है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिलाया जा सकता है किसी सॉल्वेंट में एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी। और डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, कैसा घुलने वाला है, सॉल्वेंट पे कैसा घुलाने वाला है, एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, कैसा टेम्परेचर और कैसा प्रेशर है, इस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉज ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का क्या कॉज है उसके बारे में देखते हैं। देखिए इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इन सोल्यूशन। देखिए पहला बात क्या है, सॉल्युबिलिटी होने का क्या कारण है? देखिए मॉलिक्यूल आर स्टेबलाइज इन द लैटिस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द एनर्जी रिलीज नोन एज लैटिस एनर्जी। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जो भी हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा होता है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो इस सॉल्युबिलिटी होने का कारण क्या है? पहला तो है कि इंटर आयोनिक अट्रैक्शन इन सॉल्यूट, सॉल्यूट के अंदर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन कारण है सॉल्युबिलिटी का। दूसरा कारण है इंटर मोलिकुलर अट्रैक्शन, जो किसके बीच में होता है? सॉल्वेंट के बीच में होता है। ठीक है, तीसरा बात है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन क्या होता है? इट डिनोट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहला बात, सॉल्युबिलिटी होने का क्या क्या कारण है? पहला कि सॉल्यूट सॉल्यूट में इंटरेक्शन, दूसरा सॉल्वेंट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन, तीसरा सॉल्यूट सॉल्वेंट में इंटरेक्शन, चौथा टेम्परेचर। समझ गए? ये सब कारण है, कितना घुलेगा उसका कारण है, कितना घुलेगा इसका कॉज है। ठीक है, चाहे क्यों घुलेगा। अब बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी कितना अमाउंट घुल जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे? टेम्परेचर देखेंगे। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। ठीक है, तो बढ़ता है कब? इंडोदर्मिक के लिए, और घटता है कब? एक्सोदर्मिक के लिए। यानी कि देखिए एक्सोदर्मिक मतलब कि हीट रिलीज हो रहा है, उस रिलीज के हीट में और आप हीट दीजिएगा तो उससे क्या होगा? सॉल्युबिलिटी घटेगा ना। और अब इंडोदर्मिक मतलब हीट चाहिए और उसमें और हीट दे रहे हैं तो अच्छी बात है, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? वही बात लिखा हुआ है। प्रेशर के बारे में बात करते हैं। प्रेशर क्या रहेगा? देखिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखिए मेन ये सब बात क्या है? सॉलिड इन लिक्विड के लिए है। सॉलिड इन लिक्विड का जब भी बात रहेगा तो जो प्रेशर होगा कोई रोल नहीं निभाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज नॉट अफेक्टेड सिग्निफिकेंटली बाय प्रेशर बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका खासा फर्क नहीं दिखता है इस पर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला फर्क पड़ता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। देखिए आप जानते हैं कि एक रूल होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक में कि पोलर सॉल्वेंट में पोलर ही डिजॉल्व होता है, पोलर सॉल्यूट ही, या फिर आयोनिक सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। और नॉन पोलर में क्या होता है? नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। इसीलिए नेप्थलीन और एंथ्रासिन जो होता है पानी में नहीं घुलता है, लेकिन C6H6 यानी कि बेंजीन में घुल जाता है। समझ गए? नेप्थलीन और एंथ्रासिन जो है पानी में नहीं घुलता है और बेंजीन में घुल जाता है। क्यों? बिकॉज H2O क्या है? पोलर है, और नेप्थलीन एंथ्रासिन क्या है? नॉन पोलर सब है, इसलिए नॉन पोलर में ही घुलेगा। समझ गए? समझ गए सर।
अगला बात आता है हाइड्रेशन एनर्जी। समझ गए, पहला बात समझे, पहला क्या था टेम्परेचर, दूसरा क्या था प्रेशर, तीसरा क्या था नेचर, चौथा क्या है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है कि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन आयन फॉर्म बाय 1 मोल ऑफ आयन गेट हाइड्रेटेड। यानी क्या है हाइड्रेशन एनर्जी, क्या है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये क्या होता है कि इट इज अमाउंट ऑफ हीट, कितना एनर्जी रिलीज हुआ जब 1 मोल आयन हाइड्रेट हो गया, यानी कि उड़ गया। हाइड्रेट मतलब क्या, यानी कि उड़ जाना, यानी कि भाप बढ़ जाना, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। नाउ बात करते हैं हम लोग डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बारे में। देखिए, when a solid solute added to solvent, some solute dissolve and that's why concentration of solution increases and that process dissolution। देखिए, किसी सॉलिड सॉल्यूट को मिलाने के कारण क्या होता है, सम सॉल्यूट डिजॉल्व, कुछ कुछ सॉल्यूट क्या होता है घुल जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिजोल्यूशन, यानी कि घुलना। किसी सॉल्यूट को ऐड करने के कारण हमारा जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, इसको बोलते हैं हम लोग डिजोल्यूशन। और क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि सम सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन कोलाइड विद अदर सॉलिड पार्टिकल एंड गेट सेपरेटेड आउट। कुछ सॉलिड पार्टिकल क्या है, दूसरे सॉलिड पार्टिकल से कोलाइड करते हैं और सॉल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। सारा पार्ट आपके एनसीईआरटी का, कोई एनसीईआरटी से लाइन बाहर नहीं लिखा गया है मैंने, ठीक है, और एनसीईआरटी का कोई लाइन मैंने छोड़ा भी नहीं है, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अब बात करते हैं कि गैस घुले कि नहीं पानी में, उसके बारे में। अभी तक हमने किसके बारे में बात किया था, सॉलिड इन लिक्विड। अब नाउ विल टॉक अबाउट गैस इन लिक्विड एंड देन फर्दर विल टॉक अबाउट लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। तो देखिए, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। चूंकि देखिए गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए सॉल्बिलिटी जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है प्रेशर पे और टेम्परेचर पे, ठीक है। सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। जो हमारा गैस सॉल्बिलिटी है गैस का लिक्विड में घुलने का, वो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ता है, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से घटता है। वही लिखा हुआ है, देखिए समझिएगा, पढ़ाऊंगा आगे। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्बिलिटी इज गाइडेड बाय हेनरी लॉ। जो प्रेशर से सॉल्बिलिटी बढ़ने घटने का जो रोल है, बढ़ने का जो रोल है, वो किसने बताया हमें, हेनरी साहब ने बताया। उन्होंने क्या कहा कि द मास ऑफ गैस डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड अपॉन प्रेशर अप्लाइड। जितना प्रेशर हम लोग अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा गैस घुलेगा पानी में, ठीक है, उन्होंने कहा, ठीक है। चलिए उसमें क्या लिख और क्या कहा कि इट कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन अ वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। उन्होंने एक और बात भी कहा कि जो गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वेपर फेज में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। गैस का कितना मोल फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो आता है इक्वेशन P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस, गैस का कितना पार्शियल प्रेशर बनेगा और डिपेंड करता है कि उसका कितना कितना मोल फ्रैक्शन है उसमें, ठीक है। और एक कॉन्स्टेंट आता है, इसको बोलते हैं हम लोग हेनरी कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, हेनरी कांस्टेंट। वो होता है P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। क्या होता है, P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। तो आप ग्राफ से समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे के एच बढ़ेगा सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। समझ गए, आगे चलते हैं। इसी बात को डाल्टन साहब नोटिस कर रहे थे, तो डाल्टन साहब ने क्या कहा कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस जो होता है लिक्विड में, वो पार्शियल फंक्शन होता है गैस का। कैसे, मतलब उन्होंने क्या कहा कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्बिलिटी भी बढ़ेगा, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो सॉल्बिलिटी घट जाएगा। बात समझे, उसमें क्या था, सॉलिड लिक्विड वाला में प्रेशर से फर्क नहीं पड़ता था और टेम्परेचर से क्या होता था, सॉल्बिलिटी बढ़ता था। लेकिन लिक्विड और गैस वाला में क्या हो जाएगा कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी तो बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि के एच इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। उसके बाद क्या है, इसी कारण से कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि पानी में सॉल्बिलिटी घट जाता है। इसी कारण से लिखा हुआ है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेज विथ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर घटने से गैस का सॉल्बिलिटी बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए पानी में जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा घुलता है किस जगह, जिस जगह ठंडा पानी हो। गर्म पानी जहाँ होगा वहाँ पे गैस यानी ऑक्सीजन पानी में कम प्रेजेंट होगा, जिसके कारण से एक्वेटिक एनिमल हमेशा ठंडा जगह रहना चाहते हैं, इसके कारण से, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन को मिल पाएगा। इसे लिखा हुआ है कि इट इज़ ड्यू टू दिस रीजन द एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर rather देन इन वार्म वाटर। समझ गए, समझ गए सर। नाउ अब बात करते हैं कि हेनरी साहब जो बता के गए उसका क्या क्या एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि उन्होंने बताया क्या कि जो गैस का प्रेशर होगा यानी सॉल्बिलिटी का घुलने का लिक्विड में जो
टेंडेंसी और डिपेंड करता है कि हम लोग कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर द बोतल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। हमको क्या करना है, CO2 को घुलाना है कोल्ड ड्रिंक में, तो उसके लिए क्या होता है, उसको हाई प्रेशर पे बोतल को सील किया जाता है। इसीलिए जब हम लोग बोतल ओपन करते हैं तो एक CO2 निकलता है और सारा का सारा बोतल को खाली कर देता है, अगर आप ठीक से नहीं खोलें तो। ठीक है, दूसरा बात क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है स्कूबा डाइवर का। देखिए स्कूबा डाइवर जो होते हैं बहुत बहुत नीचे तक चले जाते हैं पानी में, और जैसे वो पानी से ऊपर आते हैं ना तो नीचे क्या है, प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, और जैसे आप ऊपर निकले फिर प्रेशर घट गया। तो व्हेन केम टू वाट द सरफेस द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेज, प्रेशर तो घट गया, जिसके कारण क्या होता है, दिस रिलीज द डिजॉल्व गैसेज एंड लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड। अब जो गैस डिजॉल्व हो गया था हाई प्रेशर में, और वो सब गैस क्या होगा, ब्लड से धीरे धीरे बाहर निकलना चाहेगा। अब जैसे बाहर निकलना चाहेगा नाइट्रोजन का बबल बना लेगा, जिसके कारण क्या होगा कि कैपिलरी आपका ब्लॉक हो जाएगा, या फिर एक शरीर में क्या हो जाएगा, एक जगह जगह फोड़ा फोड़ा टाइप हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग बेंड्स। यानी कि शरीर में क्या हो जाएगा, काफ़ी दर्द होगा आपको, जब क्या होगा, नस पूरा फूलने लगेगा, हर जगह से एक एक डॉट डॉट निकलने लगेगा हर जगह। जैसे कि आपका ये मान लेते हैं हैंड है, तो सरफेस पे ऐसा ऐसा एक एक बेंड निकलते जाएगा, इसको बोलते हैं बेंड, जो कि काफ़ी पेनफुल होता है। तो इसे बचने के लिए क्या करते हैं उन लोग जो नीचे जाते हैं स्कूबा डाइवर सब, वो क्या करते हैं, टू अवॉइड दिस टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन इन ब्लड द टैंक यूज टू स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद द एयर डाइल्यूटेड। जो उनका जो टैंक होता है जो लेके जाते हैं वो डाइल्यूट किया जाता है, किसके किसके द्वारा, 11.7% हीलियम द्वारा, 56.2% नाइट्रोजन द्वारा और 32% ऑक्सीजन द्वारा। उसको क्या किया जाता है, उसको कंसनट्रेट करके तब उनको डाइल्यूट करके उनको क्या किया जाता है, तब भेजा जाता है नीचे पानी में। समझ गए। तीसरा एग्जाम्पल होता है कि एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल। देखिए ऊपर क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का वो कम होता है ग्राउंड लेवल से। अब जैसे कम होगा इसके कारण क्या होता है कि दिस लीड टू द लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू ऑफ द पीपल लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड और क्लाइंबर। जो क्लाइंबिंग करते हैं या जो काफ़ी ऊंचे ऊंचे जगह पर रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि उनका ब्लड और टिश्यू में जो होता है ऑक्सीजन का कमी रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि लो ब्लड ऑक्सीजन काउजेज क्लाइंबर टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। अब मान लीजिए कि उनका ब्लड कम घुल रहा है, ऑक्सीजन कम घुल रहा है ब्लड में, जिसके कारण क्या होगा कि वो कुछ सोच नहीं पाएंगे और जल्दी थक भी जाएंगे। तो उनको सोच नहीं पाएंगे, इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया हो जाएगा उनको, इस कारण से सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल है कि इनका हेनरी साहब का। लेकिन हेनरी लॉ का कुछ कुछ लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, तभी तभी ये लॉ एप्लीकेबल है जब प्रेशर ऑफ गैस जो हो हाई ज़्यादा नहीं हो और टेम्परेचर ज़्यादा लो नहीं हो। ठीक है, दूसरा कि गैस शुड नॉट अंडर गो एनी केमिकल चेंज, गैस कोई केमिकल चेंज अंडरगो नहीं करे तभी ये पॉसिबल है। तीसरा बात कि द गैस शुड नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में जाने के बाद वो गैस ना अपने आप को तोड़ ले और ना किसी से जोड़ ले, यानी न अपने में किसी को जोड़े और ना खुद को तोड़े। अगर ऐसा तोड़ जोड़ करता है तो हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, और तोड़ जोड़ नहीं करता है तो एप्लीकेबल होगा। समझ गए, समझ गए सर। आगे चलते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है कि वेपर प्रेशर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑन द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम एंड कांस्टेंट प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है कि ऐसा प्रेशर जो कि लिक्विड सरफेस पे वेपर द्वारा लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या किए कि एक आधा कुकर पानी भर दिए, उसको क्या किया आप हीट किए। ठीक है, कुछ देर बाद ऐसा होगा ना, इक्विलिब्रियम आएगा जहाँ पे पानी और वेपर दोनों बराबर बराबर कुछ हो जाएंगे। तो क्या होगा कि चूंकि आप ऊपर से सील कर चुके हैं तो वेपर तो बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि देखिए वेपर प्रेशर तभी हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर का जब कंटेनर क्या हो, बंद हो। खुला कंटेनर में हम लोग वेपर प्रेशर का बात नहीं करेंगे, बिकॉज वेपर प्रेशर क्या है, एक इक्विलिब्रियम पे काम करने वाला चीज़ है, हम लोग इसको खोला हुआ नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो मान लीजिए ढक्कन आपका पूरा सील्ड है, तो क्या होगा कुछ देर बाद वेपर बनना शुरू हो जाएगा, और वेपर क्या करेगा, लिक्विड पे कुछ अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, अच्छा
फैक्टर क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ लिक्विड क्या है। देखिए, अगर लिक्विड जल्दी वेपराइज होना चाहेगा तो वेपर प्रेशर और ज़्यादा, मतलब मान लीजिए कि वेपर बन रहा है उससे, तो उसका अच्छा खासा उसका नेचर है वेपर बनने का, वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। और लिक्विड अगर वोलेटाइल नहीं होगा तो क्या होगा, कम वेपर बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं रॉल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के तौर पे। ठीक है, इसे उसमें बात कर लिए हम लोग। हेनरी लॉ किस में पढ़े हम लोग, लिक्विड गैस सोल्यूशन में। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम लोग लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन में। ठीक है, तो लिक्विड सॉलिड में किनका बात आया था, किसी का नहीं आया था। लिक्विड लिक्विड गैस में किसका बात आया था, हेनरी लॉ और डाल्टन लॉ के बारे में आया था। अब जो पढ़ रहे हैं लिक्विड लिक्विड, इसमें बारे आया है रॉल्स साहब का। रॉल्स साहब क्या बोले उसके बारे में पहले पढ़ते हैं। देखिए कि स्टेट दैट कि फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड है तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का सोल्यूशन में, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन। देखिए कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूशन। उसका फॉर्मूला जो निकल के आया वो आया पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए क्या है, मतलब कि जो प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर जो आपका सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर, और एक्स ए क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी ए क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इनटू मोल फ्रैक्शन। समझ गए, इसे कहने का मतलब ये फार्मूला क्या करना चाहते हैं समझने के तौर पे ये समझिए कि अगर आपका सिर्फ और सिर्फ पानी रहेगा तो ज़्यादा वेपर बनेगा, उसी पानी में हम कुछ और चीज़ मिला दें जो कि वेपर नहीं बनने दे, कम बनने दे, तो क्या हो जाएगा, वो जो हमारा पी का वैल्यू है वो घट जाएगा। ठीक है, उसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पढ़ाएंगे आगे। और अगर मान लीजिए कुछ और चीज़ है, जैसे मान लीजिए उसमें हम लोग अल्कोहल ऐड कर दिए, तो अल्कोहल क्या करेगा, और वेपर बनाएगा, और जैसे जैसे और वेपर बनेगा हमारा जो पी का वैल्यू है वो पी नॉट ए से भी ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये भी हम लोग पढ़ाएंगे, आपको पढ़ाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसको धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया ये बात कि जो राउल साहब क्या बोले कि इट सेड दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। समझ गए, समझ गए सर, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है वो होता है वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन प्योर स्टेट। जब वो प्योर था उसका वेपर प्रेशर हो गया। पी ए और पी बी क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिव इन द सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। और एक्स और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डिपेंड पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, उसका प्योर वेपर प्रेशर पे और उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलते हैं। तो हम लोग डाल्टन बाबा एक बात बताए थे कि जो टोटल प्रेशर होगा गैस पे वो सब कंपोनेंट द्वारा लगाया गया प्रेशर के इक्वल होगा, यानी कि पी ए प्लस बी बी मान लेते हैं। अभी हमने पढ़ा राउट लॉ के मदद से कि पी ए क्या होता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होता है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो हमने यहाँ से क्या पढ़ा था राउट लॉ के द्वारा कि पी टी इजकल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा, हमने एक और बात पढ़ा है कि एक्स बी प्लस एक्स ए इजकल टू 1 पढ़ा है। तो हम लोग क्या कर दिए, एक्स बी को हम लोग 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं ना। अरे एक्स बी को हम लोग 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं, इसको वहाँ ले जाएंगे। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो वी विल गेट अ फॉर्मूला दैट इज पी टोटल, यानी टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। यानी कि एक चीज़ आप गौर करिए इस रिलेशन से क्या क्या समझ में आया हमें। पहला बार जो हमें समझ में आया क्या आया कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी रिलेटेड टू एनी वन कंपोनेंट ऑफ मोल फ्रैक्शन। देखिए जो टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं सिर्फ किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन से भी। देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ सिर्फ किसी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ रहा है, किसका आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ बी के मोल फ्रैक्शन से हम लोग इस पूरे के पूरे टोटल वेपर प्रेशर को डिनोट कर दिए। तो पहला बात इस समझ में आया क्या इससे कि हम लोग टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओनली 1 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। दूसरा बात क्या कि डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सोल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। आप जैसा देख रहे हैं कंपोनेंट ए और बी का जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है, लेकिन टोटल वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे। समझे, डिपेंडिंग ऑन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए एंड बी टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज और इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ इंक्रीज इन क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी।
सिर्फ बी के कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा। तीसरा बात क्या हम लोग जाने इस फार्मूला से कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेरीज लिनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। लिनियरली वेरी कर रहा है, इसलिए हम लोग ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए इस ग्राफ को थोड़ा समझिएगा कैसे ड्रॉ किया गया है। यहाँ पे मान लीजिए क्या किया गया है, समझिएगा कि यहाँ पे क्या है कि x से हमारा x से 1 है और एक्स बी 0 है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0 है। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है उसका ऐसा ग्राफ जाएगा, ठीक है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है उसका ऐसा ग्राफ जाएगा। तो पी टोटल जो होगा वो कैसा आएगा, पी नोट ए से पी नोट बी तक जाएगा। ये हमारा क्या है, पी टोटल का ग्राफ है, समझे। ऐसा ग्राफ क्या होता है, ड्रॉ किया जाता है, अपने एनसीईआरटी में ग्रोअर एक बार देख सकते हैं, समझ गए। तो हमने ऊपर ड्रॉ किया है वेपर प्रेशर के बारे में और इस नीचे ड्रॉ किया हमने मोल फ्रैक्शन के बारे में, समझ गए। चलिए, तो द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द पार्शियल प्रेशर ऑफ द टू कंपोनेंट इफ वाई ए एंड वाई बी विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट वाई ए एंड बी देन वेपर फेज देन पी ए इज इक्वल टू वाई ए पी टी एंड पी बी इज इक्वल टू वाई बी पी टी। देखिए हम लोग पीटी निकालना सीख लिए थे, टोटल वेपर प्रेशर निकालना सीख लिए थे। क्या होता है, पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी, अरे पढ़ाए थे ना अभी। लेकिन अगर हमको बोला जाए कि सीधे आप पार्शियल प्रेशर बताइए तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। आपको कोई बोलेगा कि हमको सिर्फ बता दीजिए आप पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, तो आप क्या बोलिएगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, समझ गए। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है कि आपसे कोई पार्शियल प्रेशर पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा, मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपसे कोई टोटल प्रेशर पूछे तो टोटल प्रेशर का क्या था फार्मूला, आपके पास यहाँ बताया था मैंने कि अगर आपको कोई टोटल प्रेशर पूछ दे तो हो जाएगा पी नोट ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट ए इंटू एक्स बी, ठीक है। जहाँ पे ए बी क्या है, कोई दो कंपोनेंट है, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जनरली क्या लिख सकते हैं कि पी इनिशियल इज इक्वल टू वाई इनिशियल इंटू पी टी। वो आई इनिशियल नहीं है, वाई की जगह पे कोई डाल सकते हैं वैल्यू, पी वन इजकल टू वाई वन इंटू पी टू इजकल टू वाई टू इंटू पी टी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। आखिर राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में क्या संबंध है उसके बारे में थोड़ा देखें। तो देखिए राउल्ट साहब क्या बोले कि पी नोट ए इजकल टू एक्स ए इंटू पी नोट ए, पी ए इजकल टू, और हेनरी साहब क्या बोले, पी ए इजकल टू एक्स ए इंटू के एच, अरे मतलब के एच इंटू एक्स ए बोले थे ना। तो दोनों का आप इक्वेट करिएगा तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ए इन सॉल्यूशन इज इक्वेशन 1, और अकॉर्डिंग टू Henry law, according to Henry law in the solution, gas is liquid and the gaseous component is normally so volatile that it exists as a gas and solubility depend upon Henry law equation number 2. Wait a minute. Oops. Sorry guys. 116 पेज का मैंने पीडीएफ बना रखा है आप लोग के लिए ताकि एक भी पॉइंट आपका ना छूटे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो 2 घंटे में ओवर हो जाना चाहिए। आपको समझ में भी आ रहा है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप वापस से एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वेट अ मिनट प्लीज, कहाँ थे हम लोग, याद है क्या आपको? अच्छा आप पेज पे क्यों गौर करेंगे, आप तो पढ़ने पे गौर कर रहे थे। एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेटेड, अच्छा अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन यूँ ही बनाए रखिए, नहीं है तो इसको 2 बार 3 बार पार्ट में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग करीब हैं अपने जहाँ हम लोग पहुँचने जा रहे हैं उससे एकदम करीब है अब लगता है। हाँ आगे आगे आगे। तो क्या हमने पढ़ा कि राउल्ट साहब के क्वेश्चन क्या था, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो आप अगर मेरे हैंड पे गौर करें यहाँ पे देखिए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और हमारा जो हेनरी साहब थे वो बोले थे के एच इंटू एक्स ए। तो आप दोनों को इक्वेट करिएगा तो आपको क्या दिख रहा है कि दोनों के इक्वेशन से क्या समझ में आया कि जो हमारा पी नॉट ए है वो के एच के बराबर है। तो वही हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्या कंक्लूजन निकला कि ऑन कंपेयरिंग बोथ पी नॉट ए इज इक्वल टू के एच, हेनरी कांस्टेंट के बराबर है क्या, पी नॉट ए। समझ गए सर। नाउ विल टॉक अबाउट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बात करते हैं। हमने अभी तक किसके बारे में बात किया, लिक्विड इन गैस, हमने बात किया
लिक्विड लिक्विड। अब बात करते हैं हम लोग लिक्विड इन सॉलिड थोड़ा सा, ठीक है। पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि NaCl हो गया, ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, केन शुगर हो गया, ये डिजॉल्व होता है पानी, मतलब क्या है, इसे वोलेटाइल है। जब जिसमें क्या है, आयोडीन है, सल्फर है, ये सब क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड में डिजॉल्व होता है, वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो सम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉल्यूशन कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, इन सबको ऐड करने के बाद उससे काफ़ी डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि ना प्योर लिक्विड और इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाई और ऑक्यूपाइड बाई मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड। मान लेते हैं कोई प्योर लिक्विड है तो उसमें सारा का सारा सरफेस में क्या है, प्योर लिक्विड है। तो अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं उसमें तो क्या करता है, द वेपर प्रेशर सोलली फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन। तो इसे मान लेते हैं कि जैसे कि इफ अ प्योर लिक्विड ऑफ इंटायर सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाई अ molecule of liquid, if a non-volatile solute is added to the solvent, the vapor pressure of solution solely from the solvent alone। ऐसे मान लीजिए कि कोई जो कि नहीं घुलता है, ठीक है, नॉन वोलेटाइल यानी कि नहीं भाप नहीं बनता है, जिससे उसको अगर पानी में डालेंगे तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो सिर्फ अकेला होगा ना, सिर्फ सॉल्वेंट का। यानी कि मान लेते हैं कि कुकर में क्या करिए, एक आप पत्थर डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, तो जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, क्या उसमें पत्थर का कोई रोल है क्या? सारा सारा किसका है, लिक्विड का है। तो वही लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर सोल्यूशन इज सोलोली, सोलोली मतलब कि एकमात्र, फ्रॉम द सॉल्वेंट अलोन, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का उसमें रोल है, ठीक है। दिस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर फाउंड टू बी लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। उसी टेम्परेचर पे अगर एक कुकर में क्या करें हम लोग, सील्ड कुकर में अगर पानी में पत्थर डाल के उसको कुछ और डाल के, यानी कि समझ लीजिए कि मे भी कुछ और जो कि नॉन वोलेटाइल है उसको ऐड करके, और दूसरे में सिर्फ और सिर्फ प्योर लिक्विड को ऐड करें, तो पाया क्या गया कि जो वेपर प्रेशर होता है वो जो ऐड किए हैं उसमें उसमें थोड़ा कम आता है, और जो प्योर लिक्विड है वो थोड़ा ज़्यादा आएगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, लिक्विड अगर सिर्फ अकेला है तो उसका सरफेस पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, लिक्विड के मॉलिक्यूल से, तो वो जल्दी वेपराइज होगा। लेकिन कोई हम लोग नॉन वोलेटाइल ऐड कर देंगे तो उस जगह को छेक लेगा, उस जगह को कवर कर लेगा, जिसके कारण से क्या होगा, कम वेपर बनेगा, और जब कम वेपर बनेगा तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि द डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इरिस्पेक्टिव ऑफ इट नेचर। अब कैसा नेचर ऐसा डिपेंड नहीं करता है, आप कितना डाल रहे हैं सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल, उस पर डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर कितना घटेगा। समझ गए? घटेगा तो जरूर, लेकिन कितना घटेगा डिपेंड करता है कि आप कितना डालें हैं। तो अब बात करते हैं राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड। नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करते हैं। वो देखिए क्या है कि राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड क्या कहता है कि for a solution containing non-volatile solute present in a volatile solvent, Raoult's law may be stated as relative lowering of vapor pressure of for solution is equal to the mole fraction of solute। कि क्या कहते हैं कि कोई सोल्यूशन अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रखता है अपने अंदर, अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो राउल्ट लोग कहते हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग होगा वेपर प्रेशर का, जो मतलब जितना वेपर प्रेशर घटेगा वो इक्वल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट जो डाले हैं उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। कितना वेपर प्रेशर घटेगा, कितना वेपर प्रेशर घटेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन में डिपेंड करेगा कि कितना वेपर प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। उसी बात को लिखा हुआ है कि डिपेंड करता है XB पे कितना घट जाएगा। मान लेते हैं कि इनिशियल जो PA का हमारा जो वेपर प्रेशर था वो P0A था, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से P0A से कुछ घट गया, कितना घट गया, तो जितना घट गया डिवाइड बाई टोटल, वो जो होगा बराबर होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो डाले हैं ना उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो वही लिखा हुआ है कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो ऐड किया गया है। तो वही लिखा हुआ है कि वेपर प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बिकॉज इट कवर सम स्पेस सिंस वेपर लेस फॉर्म एंड ड्यू टू दिस वेपर प्रेशर डिक्रीजेज। समझ गए कि आप कोई जगह छेक लेगा तो उससे क्या होगा कि वेपर कम बनेगा, और वेपर ही कम बना तो वेपर प्रेशर कम बनेगा। इसी कारण से लिखा हुआ है कि जो रिलेटिव लोडिंग होगा वो डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा आप डाल दिए हैं, कौन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसमें कितना ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको गौर से देखिए। लेट मी थोड़ा पानी पी लूँ, इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि आपका मान लीजिए सेकंड टॉपिक ही मान सकते हैं इसको, ठीक है। थर्ड टॉपिक आप मान लीजिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन? तो हमने अभी तक कहाँ से क्या क्या पढ़ा, एक बार क्विक रिकाइप करते हैं। हमने पढ़ा
सॉल्यूशन क्या होता है, हमने सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े, उसके बाद हमने होमोजेनियस पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा उसके बारे में, किसके बारे में, हमने पढ़ा डाल्टन्स लॉ, हमने पढ़ा हेनरी लॉ, हमने पढ़ा राउल्ट्स लॉ। फिर हमने दोनों का रिलेशन देखा, ये देखा कि के एच इजिकल टू पी नॉट ए होता है। फिर हमने हेनरी लॉ में फिर हमने बात करा एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, उसका जो कुछ कुछ एग्जाम्पल उसके बारे में देखा। सॉल्युबिलिटी का काउज देखा, सॉल्युबिलिटी क्यों होता है उसके बारे में देखा, सॉल्युबिलिटी कैसे होता है उसके बारे में देखा। फिर हम आ गए हम लोग हमारा लिक्विड इन गैस वाले पे, जिसमें हम लोग रॉल्ट्स लॉ पढ़ा, उसके बारे में हमने उसको रिलेट करा। फिर हम आ गए अभी हमारे साथ यहाँ पे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर वाले टर्म पे आ गए। अब हम लोग चलते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। देखिए यहाँ पे दोस्त, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है कि पहला बात कि आइडियल सोल्यूशन उसको बोलेंगे जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करे हर एक कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। दूसरा बात कि उसका डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो जीरो होना चाहिए, मतलब क्या कि उस सोल्यूशन में कोई हीट न ऑब्जॉर्व करे, ना ही कोई हीट इन्वॉल्व करे मिक्सिंग के दौरान, ठीक है। तीसरा बात कि डेल्टा वी मिक्स जीरो हो, यानी कि जो वॉल्यूम था सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वो दोनों मिला करके फाइनल सॉल्यूशन के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, थोड़ा ही वॉल्यूम का बढ़ना नहीं चाहिए। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट है उतना ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन के बारे में। कहने का मतलब क्या है कि ए, जैसे हमारा कोई सॉल्यूट है ए और कोई सॉल्वेंट है बी, तो दोनों का जो इंटरेक्शन होगा वो इक्वल होना चाहिए ए बी के इंटरेक्शन, यानी कि जो आप जब दोनों घुला देंगे, दोनों घुल के तो क्या बन जाएगा, किसका इंटरेक्शन बनेगा। अरे आप जानते हैं कोई दो बॉन्ड कब बनता है, इसका एक बॉन्ड टूटता है, यहाँ से टूटता है, दो बॉन्ड टूटा और फिर एक नया बॉन्ड बनता है ए और बी का। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों बॉन्ड टूटने में जो एनर्जी लगा है, इस बॉन्ड बनने में जो एनर्जी लगेगा वो दोनों इसको बैलेंस कर दे और कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको दिखे नहीं, ठीक है, वही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो आता है आपका एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का सोल्यूशन, आपका बेंजीन और टोलिन का सोल्यूशन, आपका इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड का सोल्यूशन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का सोल्यूशन। ये सभी क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। कहने का मतलब क्या है कि रॉल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, इनमें कोई हीट रिलीज और रिवॉल्व नहीं होता है, इनका जो डेल्टा वी मिक्स है वो जीरो होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्लोरीन क्लोरीन, जैसे मान लेते हैं बात करते हैं कि बेंजीन और टोलिन रहे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बेंजीन बेंजीन एंड टोलिन टोलिन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बेंजीन टोलिन। अब समझ में आया, वही बात है। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में कि नॉन आइडियल क्या होता है। कहने का मतलब क्या है, जो ऐसा सोल्यूशन जो रॉल्ट्स लॉ को ओबे ना करे। और रॉल्ट्स लॉ क्या कहता था कि हमारा जो क्या बोल रहा था उसने कि जो भी पार्शियल यानी कि रिलेटिव लोअरिंग होगा वेपर प्रेशर का, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है कि आप कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट उसमें ऐड किए हैं। अच्छा ठीक है, फिर क्या होना चाहिए कि नॉन आइडियल है तो डेल्टा एच मिक्स जीरो हो सकता है, जो सॉरी जीरो नहीं हो सकता है, डेल्टा वी मिक्स भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ए और बी का वो इक्वल नहीं होगा ए बी से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो वाटर इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एसीटोन, इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन, जैसे मान लेते हैं कि वाटर इथेनॉल का बात करते हैं तो वाटर वाटर का जो इंट्रैक्शन होगा और इथेनॉल इथेनॉल का जो अपना में इंट्रैक्शन है वो दोनों दोनों क्या होगा, या तो कम या तो ज़्यादा हो जाएगा वाटर इथेनॉल के इंट्रैक्शन से। समझ गए, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसमें दो टाइप का आता है, एक आता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है निगेटिव डेविएशन। निगेटिव करने का मतलब क्या है कि जब जो आपका पार्शियल प्रेशर है यानी कि जो आपका टोटल प्रेशर है वो क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, जो जैसे मान लेते हैं कि हमने हमने ना कैलकुलेट करा टोटल प्रेशर, और जब हमने उसको एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करा तो हमने क्या पाया कि हमारा टोटल प्रेशर है वो कम हो जा रहा है, किससे, पी नॉट एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। यानी कि मतलब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। तो ऐसा क्यों होता है, इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। ऐसा क्यों होता है कि देखिए, जब इसमें क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, कि ए और बी का जो अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, घट जाता है, और ए बी का जो इंट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ए बी का इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि ए बी क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा इंट्रैक्शन करेगा, तो ज़्यादा इंट्रैक्शन करेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ है और यहाँ है, तो कितना वॉल्यूम चेक है वो इतना, और दोनों ये क्लोज आ जाएगा तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतना में सिमट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा। और जैसे आप जानते हैं कि जब भी कोई दो चीज़ आपस में साथ आएंगे तो हीट क्या होगा, रिलीज होगा। तो वही लिखा हुआ एनर्जी रिलीज होगा, तो डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। वहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट रिलीज मोर बिकॉज बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग। समझ गए सर, आगे चलते हैं। और हमारा जो डेल्टा एस होगा यानी कि इंट्रोपी, और डेल्टा जी जो होगा यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन जीरो होता है,
और डेल्टा जी जो होगा, सॉरी, डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, और डेल्टा जी जो होता है ऑलवेज लेस देन जीरो होता है, चाहे वो आइडियल हो या ना हो, कोई भी सोल्यूशन हो, डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो और डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन जीरो, तभी ना स्पॉन्टेनियस होगा यार। डेल्टा जी निगेटिव नहीं होगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए, उसको निगेटिव होना पड़ेगा। तो देखिए, निगेटिव यानी कि निगेटिव डेविएशन मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग टोटल वेपर प्रेशर माने थे वो क्या हो गया, घट गया, यानी कि और इतना हो गया। जो पी नॉट ए था यहाँ होना चाहिए था वो क्या हो गया, और घट गया। जो पी नॉट बी यहाँ होना चाहिए था वो क्या हो गया, और घट गया। फिर समझा है, जो टोटल यानी कि पी नॉट ए होना चाहिए था वो अभी रेड वाला हो गया, पी नॉट बी जो होना चाहिए था वो घट के यहाँ पे आ गया, और टोटल वेपर प्रेशर जो ये होना चाहिए था वो घट के क्या हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला। समझ गए, यानी कि सब क्या हो गया, घट गया। वही लिखा हुआ है कि पी ए से बड़ा हो गया पी नॉट एक्स से, पी नॉट ए एक्स से, पी बी से बड़ा हो गया पी नॉट बी एक्स बी, और टोटल वेपर प्रेशर से बड़ा हो गया पी नॉट ए एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी। समझ गए, तो वही बात है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, निगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव डिविजन का। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा नेगेटिव डिविजन का, एग्जांपल हो जाएगा क्लोरोफॉर्म एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एम मिथाइल एसीटेट, H2O और HCl, H2O और HNO3, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन, ये सब क्या हो जाएगा, एग्जांपल हो जाएगा इसका निगेटिव डेविएशन का। नाउ विल टॉक अबाउट पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या हो गया कि वहाँ जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व जो किए थे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टोटल टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा कब होगा, जब इंटरेक्शन जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि खुद का जो इंटरेक्शन है वो कम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जो बनने का इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है, यानी कि जो डेल्टा वी मिक्स है, यानी जो वॉल्यूम बढ़ने वाला था क्या हो जाएगा, और सॉरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसमें राइज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि इंटरेक्शन, जैसे कि वाटर में हम लोग इथेनॉल मिलाएं अगर, ठीक है, तो इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन उसका क्या होता है, कम हो जाएगा। अब जैसे इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, तो वही लिखा हुआ है कि वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, और डेल्टा एच मिक्स में क्या हो जाएगा, ज़्यादा हीट उसको चाहिए, मोर हीट एब्जॉर्ब इन ब्रेकिंग एंड ग्रेटर देन फॉर्मेशन। ठीक है, जो बनने में जो हीट निकला था वो क्या हो जाए, कम हो जाए, उससे ज़्यादा क्या हो जाए, मोर हीट एब्जॉर्ब इन ब्रेकिंग ए एंड बी, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब किस में हो जाए, तोड़ने में, और उससे ज़्यादा हो जाए ए बी के बनने से ज़्यादा, ए बी के बनने से ज़्यादा ए और बी बी को टूटने में जो एनर्जी लगे वो ज़्यादा हो जाए, तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या देखिए कि जो होना चाहिए पी बी तो क्या हो जाएगा, और बढ़ जाएगा, होना चाहिए था यहाँ पे और बढ़ गया। ठीक है, और उसका क्या है कि एक से होना चाहिए था यहाँ पे और बढ़ गया, एक से होना चाहिए यहाँ पे और बढ़ गया, तो क्या हो जाए, सब क्या एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन का, नहीं और ऊपर होते गया। एग्जाम्पल किसका है ये सब क्या एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है आपका वाटर इथेनॉल, यानी कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। बेंजीन और मिथेनॉल, एसिटिक एसिड टॉलिन, इथेनॉल इथेनॉल और CCl4, मिथेनॉल और क्लोरोफॉर्म, यानी कि जब भी हम लोग वाटर में इथेनॉल डालेंगे तो हमें क्या दिखने को मिलेगा, जो वेपर प्रेशर है वो बढ़ गया। समझ गए, तो बढ़ कब जाएगा, जब वाटर और इथेनॉल का जो इंटरेक्शन अपना में दोनों में है वो कम है, यानी कि आसानी से भाप बन जाएगा। जब मान लीजिए कि आपको हम पकड़ के रखेंगे तो भाप बनने देंगे नहीं ना, जब हम दोनों का इंटरेक्शन वीक रहेगा तभी तो हम लोग बन पाएंगे ना, तो वही से एग्जाम्पल आपको समझना है कि कैसे इसको होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एजियोट्रॉप्स के बारे में, कि एजियोट्रॉप्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, देखिए एजियोट्रॉप का क्या होता है कि लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल ओवर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन इज कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। देखिए ये काफ़ी हाईटेक डिफिनेशन है। नॉर्मल डिफिनेशन समझने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए कि ऐसा बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज, कि ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिसका कंपोजिशन जो हो लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज में सेम हो, और बॉयल एट एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल हो, उसको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। ठीक है, और दे आर नॉट सेपरेबल यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऐसा बाइनरी मिक्सचर जिसका लिक्विड में और वेपर फेज में दोनों में कंपोजिशन सेम हो और बॉयल करता हो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, और ये जल्दी सेपरेबल नहीं होता है। एजियोट्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है, नाम है मिनिमम, लेकिन इसमें क्या होता है, लार्ज पॉजिटिव डिविएशन होता है। ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें कि लार्ज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन, जैसे कि वाटर और बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म मिथेनॉल हो गया। समझे, आप गौर करिए यहाँ पे
कि क्या नाम है इसका मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप। इसमें क्या होता है कि ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन जिसमें कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन हो जाए रॉल्स लॉ से। रॉल्स लॉ अगर 1 है तो इसका 9 हो जाए, इतना ज़्यादा ग्रेटर हो जाए, ऐसा को बोलते हैं हम लोग, ऐसा बॉइलिंग एज ड्रॉप को बोलते हैं हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप। क्या बोलते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप, मैक्सिमम नहीं। जिसमें कि ऐसा नॉन सोल्यूशन जिसका डेविएशन राउट लॉ से ज़्यादा हो जाए तो वो मिनिमम हो जाएगा, और जिसका डेविएशन राउट लॉ से कम हो, यानी कि शोइंग लार्ज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट लॉ, उसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप। इसमें क्या होता है? विच बॉयल्स एट टेम्परेचर हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है कि एक क्या होता है, स्पेसिफिक कम्बिनेशन होता है, और मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि ऐसा मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप क्या होता है कि नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कि लार्ज निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है राउट लॉ से, और मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप जो होता है हमारा जो बॉयल करता है, वो टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा क्या होता है, ये बॉयल करता है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप्स बॉयल्स एट अ हायर टेम्परेचर देन अ बॉइलिंग पॉइंट। और ऐसा नॉन आइडियल सोल्यूशन जो कि निगेटिव डेविएशन शो करे राउट लॉ से, तो वो मिनिमम, ऐसे कि ऐसे समझिए यहाँ पे, सॉरी मैक्सिमम, कन्फ्यूजन हो रहा था यहाँ पे, समझिए कि अगर मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप है, मिनिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप, तो क्या होगा, विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम फ्रॉम राउल्स लॉ। ठीक है, और जो मैक्सिमम होगा, यानी कि मैक्सिमम बॉइलिंग एज ड्रॉप, वो क्या करेगा, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, क्या करेगा, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है कि जब जब हमारा लिक्विड कोई सरफेस है, ठीक है, लिक्विड सरफेस है, यहाँ पे बॉइलिंग प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर लग रहा है, वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नाउ हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे क्वेश्चन आना फिक्स समझिए रहता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहला बात डिपेंड करता है नंबर पे। ठीक है, वही लिखा हुआ है कि सर्टेन प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल। सॉल्यूशन का कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है सिर्फ नंबर पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट, number of particle of solute, and do not depend upon the nature of solute. such property are called colligative property। ऐसा solution का property जो कि सिर्फ solute के नंबर पे डिपेंड करता है, उसके प्रॉपर्टी पे नहीं, उसके नेचर पे नहीं, ऐसा प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग colligative प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें 4 बात आता है। एक आता है RLVP यानी कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, एक आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें कि हम लोग RLVP यानी कि रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ चुके हैं रॉल्स लॉ में। फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आपने पढ़ा था कि जो रिलेटिव लोअरिंग हो जाएगा, यानी कि पी नॉट ए हमारा ओरिजिनल था, उसमें से कुछ घट गया प्रेशर, और डिवाइडेड बाई टोटल प्रेशर इज इक्वल टू एक्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट के बारे में हो जाए। तो जहाँ पे आप जानते हैं कि एक्स क्या होता है, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट इजिकल टू, सॉरी मोल फ्रैक्शन इजिकल टू, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है वो डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट। समझ गए? मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट, उसके बराबर हो जाएगा। जहाँ पे पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है, कितना घट गया वेपर प्रेशर प्योर से, जो कितना घट गया उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव लोअरिंग जैसे मान लेते हैं कि आपको मैंने बताया था कि हमारा ये वाटर का सरफेस है, और इस वाटर के सरफेस पे और क्या किया हम लोग, कुछ और पत्थर वगैरह डाल दिए, तो इसका जो वेपर बनेगा ज़्यादा बनेगा, इसमें वेपर कम बनेगा, 2-3 ही बनेगा। तो इसमें क्या होगा कि वेपर प्रेशर पी नॉट ए था, यानी जब प्योर था तो पी नॉट ए था, और इसमें क्या होगा, कुछ घट गया, तो कितना घट गया उसी को बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ गए? समझ गए सर। तो कितना घटा वो डिपेंड करता है कि हम कितना डाल रहे हैं, जैसे कि 1 डाले हुए हैं, और यहाँ पे 2 डाले हुए हैं, यहाँ पे 3 ऐड किए हुए हैं, तो किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसमें कम हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किए होंगे, जिसमें कम सॉल्यूट ऐड किए होंगे वो क्या होगा, ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का मतलब क्या होता है, उसको ज़रा देखते हैं। देखिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोले तो कि द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस सॉल्यूशन का और प्योर सॉल्वेंट में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। उसको लिखते हैं हम लोग कैसे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इन टू एम, जहाँ पे एम क्या होता है, मोलरिटी होता है, सब लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, देखिए आपको दिख रहेगा। के बी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। कि देखिए के बी का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी। के बी और के एफ का नाम इंपॉर्टेंट है। केवी का तीन नाम है, एक नाम है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, दूसरा नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, तीसरा नाम है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या नाम है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट नाम है। तो जब हमारा डेल्टा टी बी इजकल टू के बी इंटू एम होता है, तो डेल्टा टी बी जो होता है टी बी माइनस टी नॉट बी, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कितना ज़्यादा हो गया और कितना होना चाहिए था। हमारा क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और कितना बढ़ गया, अरे तब ना एलिवेशन हो गया। एलिवेशन मतलब क्या, कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो इतना में से प्योर का घटा देंगे तो उतना बढ़ गया, तो वही है डेल्टा टी बी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा, वो जो होता है क्या था, डायरेक्टली जब पाया गया था कि डेल्टा टी बी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी था। क्या था, मोलरिटी था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, स्मॉल एम का। लेकिन जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो एक कांस्टेंट आया, इसको बोलते हैं हम लोग इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और बॉइलिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो वहाँ जो एम का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ केवी जो होता है केल्विन केजी पर मोल। क्या होता है, केल्विन केजी पर मोल। और आपसे कोई पूछे कि केवी होता क्या है, यानी कि आप डिफाइन करिए इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो आप क्या बोलिएगा कि केवी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन व्हेन एम इज इक्वल टू 1। के बी एक ऐसा यूनिट है कि जब मोलरिटी 1 होगा तो वो जब के बी 1 होगा तो जो डेल्टा टी बी होगा वो मोलरिटी के बराबर हो जाएगा। इब्यूलियोस्कोपिक एक ऐसा यूनिट है कि अगर वो 1 हो जाएगा तो जो हमारा डेल्टा टी बी है, यानी चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है, वो मोलरिटी के बराबर हो जाएगा। या फिर के बी क्या है कि जब मोलरिटी 1 हो तो के बी क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो जाएगा, मतलब डेल्टा टी बी चेंज इन टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। समझ गए, समझ गए सर। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, देखिए प्योर सॉल्वेंट क्या होता है, यहाँ होना चाहिए था बॉइलिंग पॉइंट कितना, इतना पे होना चाहिए था। लेकिन जब हम लोग कोई और काम किए तो क्या हो जाएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी कि जब हम इसमें क्या किए कि एक नॉन वोलेटाइल कोई चीज़ ऐड किए तो इसका बॉयल करने का जो क्षमता है वो और देर तक, बहुत देर बाद ही बॉयल होगा। जैसे कि पानी सीधे गर्म करना है तो कितना जल्दी भाप बन जाएगा, लेकिन उसमें आलू उबालना है तो कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है वही लिखल है। डेल्टा टीबी क्या होता है, सिर्फ पानी उबालना, और टीबी क्या हो जाएगा, पानी में आलू रख के उबालना। तो दोनों का डिफरेंस जो होता है डेल्टा टीबी, जो कि होता है टीबी माइनस टी नॉट बी। समझ गए, वही लिखा हुआ है नॉर्मल सॉल्वेंट का। और सबसे कम यानी कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट का होता है कम होता है, और जो उसमें कुछ ऐड कर देंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए, उसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर मान लेते हैं कभी कभी आपको के बी नहीं दिया रहे, तो ऐसा बोर्ड में कभी नहीं जाएगा कि वो के बी नहीं दिया रहे, लेकिन मान लेते हैं शायद संजोग का वो के बी का वैल्यू नहीं दिया रहे, उसका निकालने का तरीका क्या है, आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू एम डिवाइडेड बाई 1000 डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो आप जानते हैं डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या होता है, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आपका आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। डेल्टा टी बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आपका एम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। समझ गए। अगर आपको के बी नहीं दिया रहे तो आप लिखिएगा आर इज इक्वल टू टी नॉट बी स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन। और डेल्टा एच वेपोराइजेशन क्या होता है, एल बी इंटू एम, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इंटू मास। ठीक है, चलते हैं आगे। नाउ टॉक अबाउट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि फ्रीजिंग पॉइंट में कैसा डिप्रेशन आता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे वो क्या होता है, देखिए कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू द सॉल्वेंट इट वेपर प्रेशर डिक्रीजेज एंड इट वुड बिकम इक्वल टू दैट ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एट लोअर टेम्परेचर। दस द डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट एंड द दैट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसा उन्होंने क्या कहा, रॉल्स साहब ने कहा कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है और इक्वल हो जाता है सॉलिड सॉल्वेंट के लोअर टेम्परेचर पे। ठीक है, तो जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस, यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वो क्या होता है, उसको जब देखा गया तो वो आता है डेल्टा टी एफ इजिकल टू के इंटू के बी। क्या होता है, के इंटू के बी। लेकिन डेल्टा टी एफ क्या होता है, टी नॉट एफ, यानी कितना फ्रीजिंग पॉइंट था उससे कितना कितना घट गया
कितना होना यानी कि अभी कितना है उससे कितना घट गया, ऐसा होता है। लेकिन टीबी क्या होता था, टीबी होता था टीबी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टीबी होता था टीबी माइनस टी नॉट बी, लेकिन डेल्टा एफ होता है, सॉरी डेल्टा टी एफ होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, यानी कितना फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए था, उससे कितना बढ़ गया। यानी कि मान लीजिए 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, उसको ऐड करने के बाद कितना और घट गया। ठीक है, कितना कितना डिग्री पे फ्रीज होगा। ठीक है, तो वो भी निकला हमारा के एफ इंटू एम, जहाँ पे के एफ का भी 3 नाम है। एक नाम है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, एक नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, उसका नाम क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसका नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसका और नाम है, उसका नाम था एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट के बी का, और इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, CRYOSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए कि जो हमारा सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो गया, घट गया। यहाँ होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उसमें कुछ और जब ऐड कर दिए, आलू वगैरह कुछ भी ऐड कर दिए, तो उसका जो फ्रीज होने का क्षमता है वो क्या हो गया, और घट गया। डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ, यानी कि और टेम्परेचर घट गया। इसका जो यूनिट होता है वो होता है केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नल टॉक अबाउट ऑस्मोसिस, हमने बात किया रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन में डिपेंड करता है। हमने बात किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉइलिंग पॉइंट का, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जो फ्रीज होने का क्षमता है वो और घट जाता है। यानी कि पहले 0 पे फ्रीज होता था, और जब हम लोग नॉन वोलेटाइल कुछ ऐड कर दिए, उसके बाद वो और -17 -16 पे फ्रीज होने लगा। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट ऑस्मोसिस। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस का। देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच देर इज नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टू द सोल्यूशन बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे कि फ्रॉक में मिलता है। ठीक है, और SPM एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आता है, जिसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो अपने हायर कंसनट्रेशन से लेकर के उसके लोअर कंसनट्रेशन में होता है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 10 ग्राम सॉल्यूट था और यहाँ पे 2 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया, इसको जोड़ दिया, और यहाँ लगा दिया एक सेमी परबियल मेम्ब्रेन। तो क्या बोलता है कि ऐसा मूवमेंट जिसमें कि सॉल्वेंट जहाँ ज़्यादा हो वहाँ से वो कम की तरफ मूव करने लगे, इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू द हायर कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यानी देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत कम है, और इसमें सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इधर मूव करना, इसको भी बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन आप याद क्या रखिए, ये वाला बात याद रखिए कि जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है उधर से लेकर के जहाँ सॉल्वेंट कम है उधर के मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग ऑस्मोसिस। यानी कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन, समझ गए। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, सॉल्वेंट यहाँ तक है, यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, यहाँ तक है, तो यहाँ पे अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मूवमेंट यहाँ शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑस्मोसिस का काफ़ी अच्छा खासा एग्जांपल आता है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि देखिए कि रॉ मैंगो यानी कि पका हुआ आम प्लेस्ड इन अ कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन लूजेज वाटर via ऑस्मोसिस एंड स्रेवल इनटू पिकल। जब हम लोग अचार कैसे बनाते हैं कि जब हम लोग नमक को यानी कि कच्चा आम को, ठीक है, कच्चा आम को क्या करते हैं, एक नमक वाला पानी में डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है, देखिए अंदर क्या है, उसका जो कंसंट्रेशन है नमक का वो कम है, और बाहर पानी में क्या है कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या करेगा नमक, क्या करेगा आम के अंदर घुस जाएगा, उसके उस आम के बॉडी में घुस जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आम का सारा पानी निकल जाएगा। यानी कि आम के अंदर जो कंसंट्रेशन है पानी का वो बाहर आ जाएगा और नमक वाला कंसंट्रेशन अंदर चला जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, वो आम पिचक जाएगा, और पिचक के क्या बन जाएगा, अचार बन जाएगा, यानी पिकल बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह लिखा हुआ है कि जब हम लोग वाटर कंटेनिंग लेस देन ब्लड सेल्स स्वेल ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर इन देम बाय ऑस्मोसिस। जैसे कि वाटर जो है, वाटर विल मूव इनटू द सेल थ्रू ऑस्मोसिस। हमारा जो पानी है उस सेल में कैसे जाता है, थ्रू ऑस्मोसिस जाता है। ठीक है, अच्छा एक और बात है कि करेंट डेटा हैज बिकम लिम्प बिकॉज ऑफ वाटर लूजेज इनटू एटमॉस्फेयर कैन बी प्लेस इनटू वाटर मेकिंग एंड फिल्म वंस अगेन। जैसे मान लीजिए कोई कोई गाजर सूख गया है, ठीक है, उसको अगर हम लोग फिर से अगर पानी में डालते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, फिर से वो हरा भरा थोड़ा फूल जाता है। ठीक है, यानी कि अच्छा लगता है दिखने में, सूखा हुआ भी थोड़ा खींच लेता है, क्या करता है वो पानी को अपने अंदर इंजल्ज कर लेता है, इसके कारण क्या होता है, ये भी ऑस्मोसिस से आता है। अच्छा, हमारा सेल में जो पानी जाता है वो भी ऑस्मोसिस से जाता है। व्हेन प्लेस इन वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% ऑफ वॉल्यूम साल्ट, यानी जब क्या होता है,
सेल को हम लोग जो व्हेन प्लेस इन अ वाटर कंटेनिंग लेस देन 0.9% साल्ट, जो ब्लड सेल होता है वो स्वेल करता है, यानी कि छोड़ देता है पानी ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर इन देम बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस से। और लोग क्या होता है कि पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ साल्ट एंड साल्टी फूड एक्सपीरियंसेस वाटर रिटेंशन फ्रॉम टिश्यू सेल इंटरेक्शन स्पेस ड्यू टू ऑस्मोसिस। कहने का मतलब क्या है, देखिए कि जो लोग ज़्यादा नमक इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा नमक नमक वाला खाना खाते हैं, वो क्या होता है उनके बॉडी से पसीने के तौर पे पानी क्या होता है इवेल्युएट निकलते रहता है, ठीक है, उसके क्या होता है उसे एक्सेस में निकलते रहता है फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस द्वारा। इसको भी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस ही बोलते हैं, ठीक है। नहीं, ऑस्मोसिस का काफ़ी अच्छा खासा रोल है, समझ गए। अच्छा, आगे देखिए अगला क्या है कि जैसे मान लेते हैं एक इम्पोर्ट लिखा हुआ कि द रिजल्टिंग, जैसे कि मान लेते क्या हुआ कि जैसे कि हमारा शरीर से पसीना निकला, दिस रिजल्टिंग पफिनेस और स्वेलिंग इज कॉल्ड एडेमा। जिसके कारण क्या होता है जो हमारा चमड़ा है वो पचकने लगता है या स्वेलिंग आता है उसमें, उसको क्या बोलते हैं, एडेमा बोलते हैं। और वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू द प्लांट रूट एंड सब्सिक्वेंटली इनटू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट इज पार्सली टू ऑस्मोसिस। प्लांट में जो पानी सॉइल खींचता है, सॉइल से पानी लेते हैं, रूट पानी लेता है और ऊपर के पोर्शन तक भेजाता है, उस सब क्या होता है ऑस्मोसिस द्वारा होता है। जैसे कि मीट को हम लोग साल्टी क्या करते हैं, जो मीट होता है उसको हम लोग नमक में बांध के रखते हैं, और जो फ्रूट होता है उसको हम लोग चीनी में बांध के रखते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरियल एक्शन, ताकि बैक्टीरिया ना लगे। तो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ऑफ बैक्टीरियम ऑफ साल्टेड मीट और कैंडिड फ्रूट लूजेज वाटर सिविल एंड डाइज। जो बैक्टीरियम होता है साल्टेड मीट पे और जो कैंडिड फ्रूट होता है पानी छोड़ता है, तो क्या होता है जो बैक्टीरिया क्या होता है सूख करके मर जाता है, सिविल्स एंड डाइज, ठीक है। किससे, सब ऑस्मोसिस से हो रहा है। देखिए ऑस्मोसिस से कितना अच्छा रोल है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आप आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। देखिए दो सोल्यूशन को बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, कब, जब दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, किसी सेम टेम्परेचर पे बराबर हो जाए, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सोल्यूशन ऑन ए गिवन टेम्परेचर इज इक्वल इज नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। इसमें क्या होता है मोलर कंसंट्रेशन सेम होता है और ऑस्मोसिस अब नहीं होता है, ठीक है, उसके आगे अब ऑस्मोसिस नहीं होगा। फिर आता है हाइपो, हाइपोटोनिक क्या होता है, देखिए जिसमें कम हो जाए, समझने के लिए क्या समझिए, आइसो मतलब सेम, हाइपर मतलब ज़्यादा और हाइपो मतलब कम। तो सोल्यूशन जिसमें क्या आइसोटोनिक होता है, हाइपोटोनिक कब बोलते हैं, जैसा कॉन्सेंट्रेशन जो हो लोअर देन डेट ऑफ सोल्यूशन सेपरेटिंग बाय एसपीएम। जब हम लोग सेमी परविल मेम्ब्रेन से कि सोल्यूशन को सेपरेट करें, उसका कंसंट्रेशन लो पाया जाए तो होता है हाइपोटोनिक, और अगर हाई पाया जाए तो होता है हाइपरटोनिक। समझ गए, समझ गए सर। अब चलते हैं आगे, देखिए आइसोटोनिक मतलब कि सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई वन इजिकल टू पाई टू, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई वन पाई टू, ठीक है, यानी कि एम वन इजिकल टू एम टू। अच्छा, हाइपोटोनिक मतलब कि लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई वन से ज़्यादा क्या होगा पाई टू का होगा। और हाइपरटोनिक मतलब क्या कि मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जो जिसमें जो पहला था उसमें ज़्यादा होगा, दूसरा में क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम बात किए ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड। इसे मान लीजिए कि मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, उसको हम लोग रोक सकते हैं जब हम लोग उल्टा साइड से प्रेशर लगाना शुरू कर दें। प्रेशर एक्सरेटेड फ्रॉम अदर साइड इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे लेट मी शो विद योर डायग्राम। देखिए इसी सेमी परवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है मूवमेंट, यहाँ से सॉरी हाँ यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है। तो अगर हम लोग दोनों तरफ एटीएम प्रेशर सेम है तो हम लोग प्रेशर इधर से बनाएं, जब इधर से प्रेशर बनाएंगे तो जो मूवमेंट इधर से हो रहा था वो तो रुक जाएगा ना। अब तो इतना प्रेशर लगाना, यानी कि दैट मिनिमम प्रेशर जिसके कारण ऑस्मोसिस रुक जाए, उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड एंड दिस एक्स्ट्रा प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया जाए ताकि जो सेमी परवियल मेम्ब्रेन से जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो रुक जाए, उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। उसका फॉर्मूला जो आया वो आएगा पाई इज इक्वल टू एम आर टी या सी आर टी, ठीक है, जहाँ पे एम होता है मोलरिटी, आर होता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी होता है केल्विन और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है पाई, ठीक है। अच्छा, पाई इजिकल टू सी आर टी भी होता है, सी से कंसंट्रेशन हो गया, और कंसंट्रेशन क्या हो सकता है एन बाई वी, यानी कि मोल पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो ये दोनों फार्मूला, तीनों फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, पाई इजिकल टू एम आर टी, पाई इजिकल टू सी आर टी और पाई इजिकल टू एन बाई वी इंटू आर टी, ठीक है। चलिए, तो ये लिखा हुआ है द एक्स्ट्रा प्रेशर इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से रोकने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं वो क्या बोलते हैं, उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं,
ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोवाइड अनदर मेथड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमें एक अनदर मेथड देता है ताकि हम मोलर मास निकाल सके सॉल्यूट का। अभी देखिए ना, आप मोलर मास निकाल पा रहे थे यहाँ से। अरे एमआरटी नहीं, सीआरटी नहीं देखें, सीआरटी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अच्छा, दिस मेथड इज वाइडली यूज टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ प्रोटीन पॉलीमर। प्रोटीन जो होता है, पॉलीमर जो होता है, उसका मोलर मास इस्तेमाल करने के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ टॉक अबाउट रिवर्स ऑस्मोसिस, कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है कि द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स। जैसे मान लीजिए कि हम लोग दो साइड से, एक साइड से प्रेशर लगा के ऑस्मोसिस को रोक दिए, तो अगर हम लोग और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से कुछ सॉल्वेंट उठ के उस साइड चले जाए, यानी कि एसपीएम यानी सेमी परबियल मेम्ब्रेन के पार करके जिसे प्रेशर लगाए थे तो वो रुक गया था, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जब हम लोग और प्रेशर लगाएं तो उधर चला जाए, यानी उल्टा उल्टा ऑस्मोसिस शुरू हो जाए। उसी उल्टा ऑस्मोसिस को बोलते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स if a pressure larger than the osmotic pressure is applied to the solution side. Now the pure solvent flows out of the solution through the semi-permeable membrane and this phenomenon is known as reverse osmosis। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इसमें क्या करें, प्रेशर जो लगा रहे थे उससे और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, जिसके कारण जो साल्ट वाटर है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होकर के प्योर फ्रेश वाटर दे। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसी बेसिस पे मेरा काम करता है आरओ। जो हम लोग आरओ वाटर जानते हैं क्या होता है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी होता है। कहने का मतलब क्या है, उसका सारा इम्प्योरिटी क्या करता है, एसपीएम द्वारा छाट दिया जाता है। और जो वही एक्स्ट्रा प्रेशर कौन देता है, मशीन द्वारा उसको एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जाता है, ताकि उस एसपीएम द्वारा यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा प्योर फ्रेश वाटर को एक बाहर निकाले और बाकी सबको छोड़ दे, ठीक है। बाकी सबको बाहर फेंक दे और प्योर वाटर हमें दे, ठीक है। रिवर्स ऑस्मोसिस अकर व्हेन अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। जब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए, और हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कराना है तो ये नहीं कि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर देना होगा, तब जाके क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेशर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं आपको एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तब तक आप इसको गौर से देखिए, तब तो मैं थोड़ा पानी पी लूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ कि थोड़ा मैं स्पीड पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आपको स्पीड पढ़ना है, ये वन शॉट है। और फ़ायदा तब होगा जब आप इसका रिवाइज करिएगा और दो बार देखिएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी एक बार गौर करके पढ़ भी लीजिएगा। ऐसे तो मैं मना करूँगा, बिकॉज मैंने सारा कुछ पढ़ा रखा है इसमें, तभी इतना 116 पेज पढ़ाया है मैंने। फिर भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कौन सा पेज पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मैंने लिख के लाया है, आपको बताऊंगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास के बारे में। देखिए एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है कि व्हेन द मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम द थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास इज नोन एज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। हम लोग देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, यानी कि एक्सपेरिमेंट से जो हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाले वो हमारा कैलकुलेटर से ज़्यादा हो जाए, यानी कि अलग अलग हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या होता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इसके लिए टर्म जो आता है कहता है वांटो फैक्टर। देखिए वांटो फैक्टर क्या होता है, वो तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास खत्म हो गया, वो टॉपिक वही था, ठीक है। अब बात करते हैं वांटो फैक्टर के बारे में। देखिए द रेशियो ऑफ द एब्जॉर्ब्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू ऑब्जॉर्व हुआ है उसको डिवाइड कर दें हम लोग नॉर्मल वैल्यू, यानी कि जो कैलकुलेट किए हैं उससे, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग वांटो फैक्टर, यानी कि उसको लिखते हैं हम लोग आई से। और आई क्या क्या होता है कि जो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू एब्जॉर्ब किया और जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है, दोनों का रेशियो जो होता है वांटो फैक्टर। और जो वांटो फैक्टर है वो सब में एप्लीकेबल होता है। तो वही लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू डेल्टा पी ऑब्जर्व बाई डेल्टा पी कैलकुलेटेड। एलिवेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी ऑब्जर्व बाई डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड। डिप्रेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व बाई डेल्टा टी एफ एलिवेशन यानी कि कैलकुलेटेड। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, सब में आई एप्लीकेबल है और सब में वही फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों एप्लीकेबल है, बिकॉज सब के सब डिपेंड करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, ठीक है। तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, जो डेट जो हमें ऑब्जॉर्व हुआ डिवाइडेड बाय जो कैलकुलेटर था वो हो जाएगा, आई हो जाएगा। सिंस अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, इसलिए हम लिख सकते हैं कि आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास। इसलिए कॉन्सेप्ट आया था एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है, कि जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इज नोन एज आई। क्या होता है, नोन एज आई होता है। और जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होता है उसे लिख सकते हैं हम लोग आई इंटू कैलकुलेटर मॉलिक्यूलर मास।
जो आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करिए इनटू आई कर दीजिए, उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। यानी कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू आई। आई क्या होता है देखिए, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद जो मोल बचा सो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन भी होता है। आई की वैल्यू क्या क्या होता है समझ गए। पहला बात कि जो भी ऑब्जर्व हुआ डिवाइड बाई कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व बाई कैलकुलेटेड, ठीक है। दूसरा बात क्या कि हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल मोलिकुलर मास, एक हो जाएगा नॉर्मल मोलिकुलर मास डिवाइड बाई कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास। और तीसरा फार्मूला क्या है, तीसरा फार्मूला है आपका कि टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब कि जो देखिए कोई पार्टिकल गया और आपस में जाके टूट गया या जुड़ गया, तो उसका जो मास होता है 100 लिख दीजिए ऊपर, उसका जो मोल होगा वो लिख दीजिए ऊपर, और नीचे जो लिख दीजिए क्या हो जाएगा जो पहले, यानी कि उसको टूटने या जुड़ने से पहले जो मोल रहा होगा उसको लिख दीजिए, वो भी होता है वेंटो फैक्टर आई। कहने का मतलब क्या है देखिए कि हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है एसोसिएशन, एक होता है डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि अल्फा जो होता है आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, जहाँ पे आई क्या होता है वेंटो फैक्टर, ये सब रटना है आपको। तो जब आपको कोई पूछेगा आई निकालने के लिए तो क्या करिएगा आप, वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा, और आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन रहे इसका जो फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू वन प्लस वन बाई एन माइनस वन इंटू अल्फा। यानी कि देखिए हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है उसमें क्या होता है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, और डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसमें होता है आई माइनस वन, सॉरी वन माइनस आई डिवाइडेड बाई वन माइनस वन बाई एन। और एन जो होता है नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस पर फार्मूला, फार्मूला में जो एन आया है उससे डिपेंड करेगा। अच्छा, अगला बात क्या है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है मोलरिटी इंटू मोल मोलिकुलर वेट। मोलरिटी को अगर हम लोग मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है स्ट्रेंथ। हम मेरे जब मैं एग्जाम दे रहा था उसमें प्रैक्टिकल में मुझे पूछा गया था 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ आपको क्या होता है मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट, और यह होता है नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट या नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेंथ। और आपको नहीं दिया रहे के बी और के एफ वाटर के लिए तो होता है 0.152 केल्विन के जी पर मोल ऑफ फॉर वाटर, और के एफ जो होता है 1.86 केल्विन के जी पर मोल ऑफ वाटर। आपको प्रैक्टिकल में ये सब पूछा जा सकता है, मुझसे पूछा गया था, ठीक है। तो आप समझते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि NaCl कोई सोल्यूशन है, ठीक है, NaCl है, वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। तो समझ लेते हैं कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, कुछ समय पहले, ठीक है, जब कुछ नहीं हुआ था तो NaCl एक था और ये जीरो और जीरो बना हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद मान लेते हैं कि NaCl से अल्फा कम हो गया, तो जब अल्फा कम हो जाएगा NaCl से तो दोनों अल्फा अल्फा ही न बनेगा, यानी एक एक मोल, जैसे मान लीजिए इसे 2 मोल रहता और 1 मोल घट गया तो एक एक मोल ही दोनों बनता ना, वही लिखा हुआ है। तो जब हम लोग आई कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आई क्या हो जाएगा, पहले कितना मोल था 1 मोल था, अच्छा 1 मोल पहले था, और आफ्टर कितना हो गया, आफ्टर कितना मोल हो गया, टोटल मोल जोड़ लेंगे तो वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस वन, यानी कि आई क्या हो जाएगा अल्फा प्लस वन आ गया NaCl के लिए। तो जो हमारा आई का वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा फॉर अल्फा इजिकल टू 1, समझ गए। यानी कि आई क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल बिफोर डिसोसिएशन, समझ गए, या एसोसिएशन जो भी हो। सो अब बात करते हैं हम लोग कुछ कुछ डिफिनेशन पे। पहला डिफिनेशन आता है आपका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, उसको गौर करते हैं। समझिए कि टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स 1 atm। जब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू 1 atm, जब वेपर प्रेशर लिक्विड का 1 atm के बराबर हो जाए उसको बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। मोलर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, एक मोलर सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको बोलते हैं हम लोग मोलर बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट, जब लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड सॉल्वेंट के बराबर हो जाए उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। मोलर डिप्रेशन क्वेश्चन क्या होता है, इट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आपसे कोई पूछा था कि अगर आपको बताना है कि इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है तो आप क्या बोलते कि जब मोलरिटी 1 होगा तो जो इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट है वो डेल्टा टीवी के बराबर होगा। उसी तरह जो आपसे कोई पूछ ले कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता है तो आप बोलिएगा जब मोलरिटी 1 हो व्हेन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है, ऐसा मेम्ब्रेन जो कि सिर्फ सेलेक्टिव पैसेज ऑफ केमिकल स्पीसीज को जाने दे उसको बोलते हैं हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जैसे कि सेलोफेन हो गया।
सेलोफेन क्या करता है, कुछ इंपॉर्टेंट कहीं जाने आने देता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे आप जानते होंगे सेल मेम्ब्रेन लगा रहता है सेल में, जो कि सिर्फ किसी किसी जो ज़रूरत है उसी को अंदर जाने देता है सेल के, वरना बाहर फेंक देता है, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है। देखिए ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है कि दिस इज द टेम्परेचर एट विच सॉल्ट बिकम एनहाइड्रस एंड द प्रोसेस बिकम एक्सोथर्मिक, सॉल्युबिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे सॉल्ट बिकम एनहाइड्रस यानी कि नमक पिघलने लगता है, एंड प्रोसेस बिकम एक्सोथर्मिक, प्रोसेस एक्सोथर्मिक होने लगता है, हीट रिलीज होता है, सॉल्युबिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटने लगता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर। अच्छा, एक आता है इंडोस्मोसिस। क्या होता है कि द इनवर्ड ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नोन एज इंडोस्मोसिस। जब पानी का बहाव, जब पानी का ऑस्मोसिस अंदर की तरफ होने लगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, इसको बोलते हैं हम लोग इंडोमोसिस। जब आउटवर्ड यानी बाहर पानी का फ्लो होने लगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, इसको बोलते हैं हम लोग एक्जोमोसिस, ठीक है। एक आता है डीसैलिनेशन। देखिए ये रिवर्स ऑस्मोसिस का तरीका है। इसमें क्या होता है कि सी वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेबल वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस नोन एज डीसैलिनेशन, यानी कि समुद्र के पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस द्वारा ठीक करके फिट करके पानी पीने योग्य बनाने के लिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डीसैलिनेशन, ठीक है। अच्छा, एक होता है आपका प्लाज्मोलाइसिस। वो क्या होता है देखिए, जब प्लांट सेल इन अ प्लांट प्लेस इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द फ्लूइड फ्रॉम द प्लांट कम आउट एंड द सेल श्रिंक्स, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस ड्यू टू ऑस्मोसिस। देखिए जब क्या करते हैं हम लोग किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जब कोई सॉल्यूशन हाइपरटोनिक हो उसमें अगर हम लोग किसी प्लांट के सेल को डालते हैं, तो प्लांट का सेल जो होता है वो कम आउट, क्या होता है, उसका जो फ्लूइड होता है उसके अंदर वो बाहर निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है जो सेल है वो सिकुड़ जाता है, और इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोलाइसिस। ये भी होता है किसके द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा ही ये भी होता है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़, मेहनत काफ़ी है, आप समझ रहे हैं क्या करना है आपको, मैं कुछ करने नहीं जा रहा, ठीक है। एनसीईआरटी में जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है वो है आपका टेबल नंबर 2.1, जो कि है आपका पेज नंबर 36 में। आपका इंटेक्स क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है 2.3, 2.4, 2.6, 2.7। आपका पेज नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो है 50, 51, 52, 53, 56 और 47 भी मान सकते हैं। एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट है वह 2.9 और 2.13। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वह 2.3, 2.4, 2.7, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.20, 2.23, 2.30, 2.32, 2.33, 2.37 और 2.41। इतना क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी से अगर आपको बनाना है तो इतने क्वेश्चन बनाइएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे फालतू क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। सो दैट इज़ द ऑल सॉल्यूशन फॉर यू, जिसमें कि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन, सारा टॉपिक देखा गया है, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। हमने कहाँ शुरू किया था पढ़ना, हमने सॉल्यूशन पढ़ा, सॉल्यूशन के टाइप पढ़े, फिर हमने ऐसे करके कंटिन्यू करा, फिर हमने पढ़ा हेनरी लॉ, फिर हमने पढ़ा वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, फिर हमने पढ़ा रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर हमने पढ़ा ऑस्मोसिस, फिर हमने उसमें पढ़ा आरएलवीपी, उसके बाद पढ़ा हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमने पढ़ा रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसके बाद वेंटो फैक्टर, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद हमने पढ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, प्लाज्मोलाइसिस, एक्सोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस, फिर हमने और सारे टर्म पढ़ा। ऐसे करके हमने सिलेबस के सारे टॉपिक को कवर कर लिया, और ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन चैप्टर का द एंड हो गया। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सॉल्यूशन चैप्टर समझ में आए। अगर आप पहला बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आए, और आप एक बार चैप्टर पढ़े हुए हैं तो आपके लिए मक्खन से होगा चैप्टर, और आप आराम से इसको समझ सकते हैं 1.5 घंटा में, जो भी 1.5 घंटा का वीडियो बना है। अगर आप पहला बार पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ वो थोड़ा टाइम दे के पढ़िए। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि इसका स्पीड थोड़ा एडिटिंग करने के समय कम कर दूँ, ताकि आपको आसानी मिले। सो थैंक यू सो मच गाइज। मिलते हैं हम लोग अगले कुछ सीरीज में। जब हम लोग सोल्यूशन इस सप्ताह खत्म हो गया, अगले सप्ताह में हम मिलेंगे सरफेस केमिस्ट्री के साथ, जो कि वो बोर्ड में आएगा। उतना ही पढ़ेंगे, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज सरफेस पढ़ाने में कम से कम 5 घंटा का समय चाहिए। वो काफ़ी वास्ट टॉपिक है, ठीक है। लेकिन आपको जो बोर्ड में आएगा उसी को पढ़ाया जाएगा। फिर अगले नेक्स्ट सप्ताह हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। फिर अगले नेक्स्ट सप्ताह आपको बताया था मैंने कि हर एक सप्ताह में एक 1 शॉट आएगा फिजिकल केमिस्ट्री का, और हर एक 15 दिन में 1 शॉट आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि फिजिक्स का भी 1 शॉट ही डाल दूँ, जिससे कारण क्या हो जाएगा, मेरा टाइम भी बचेगा, और आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन के समय आपका मेरा वीडियो अवेलेबल रहेगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग आगे कुछ सीरीज में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।